everyone, welcome back to Science Spectrum. I am Sakshi Arora and you have made it to the video number 4 of chapter 1 Polar Brews. अगर आपको याद होगा तो हमने वीडियो नंबर 2 में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? ये बेसिकली 3D रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस या 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट हाई। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि एटॉमिक पार्टिकल की प्रिसाइज लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट है। अगर आप इस प्रिंसिपल को थोड़ा गहराई में जाके सोचिए तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि हम एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे, एक ही मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और उसकी वेलोसिटी का पता नहीं कर सकते। कितना सिंपल हो जाता अगर दोनों चीजें हमें एक बार में पता लग जाती। अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने मोमेंटम के बारे में बोला है, वेलोसिटी के बारे में तो बोला ही नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट रहने वाला है तो इनडायरेक्टली जो बात हो रही है वो वेलोसिटी के बारे में हो रही है। बेसिकली हमें या तो पार्टिकल की पोजीशन पता लग सकती है या उसकी वेलोसिटी एक टाइम पर, और क्योंकि हमें दोनों चीजें एक साथ पता नहीं लग सकती तो हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी लोकेशन को नहीं बता सकते। तो हम बस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल लोकेशन के बारे में ही बात कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। क्या एस ऑर्बिटल सच में स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है? तो बात ऐसी है जनाब, 90% प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी स्पेस में प्रेजेंट हो जो बेसिकली एक स्फेरिकल शेप से डिनोट किया जा सकता है, और उसी को हम यहाँ पे एस ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं। और अगर हम बात करें 2s ऑर्बिटल की तो वो और कंपैरेटिवली बड़ा स्फेयर होगा इन कंपैरिजन टू द 1s ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि सेकंड शेल जो है वो न्यूक्लियस से और भी ज्यादा दूर होगा, तो कंपैरेटिवली 2s ऑर्बिटल का स्फेयर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा आ रही है 2s ऑर्बिटल में, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो 1s ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम होगी। अब बात करते हैं नोड की, जो 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होता लेकिन 2s ऑर्बिटल में होता है। 2s ऑर्बिटल में एक ऐसी जगह आती है या एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, और उसी जगह को हम बोलते हैं नोड। वो कुछ नहीं है, वो एक और स्फेयर है विद इन द स्फेयर ऑफ 2s ऑर्बिटल, और उसी को हम वहां पे बोल रहे हैं रेडियल नोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। पर ऐसा हो कैसे सकता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे जीरो हो सकती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल नहीं बल्कि वेव भी है। अगर हम वेव को समझने की कोशिश करें तो वेव दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी ट्रैवलिंग वेव्स और एक होती है हमारी स्टैंडिंग वेव्स। तो हम बात करते हैं वेव के बारे में। वेव एक्चुअली दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी ट्रैवलिंग वेव, एक होती है हमारी स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव वो होती हैं दैट मूव्स थ्रू द स्पेस, जिनका कोई लिमिटेड स्पेस नहीं होता, दे आर जस्ट मूविंग थ्रू द स्पेस। फॉर एग्जांपल हमारी लाइट वेव, ठीक है। अगर हम बात करें स्टैंडिंग वेव की तो स्टैंडिंग वेव वो है विच आर कन्फाइंड टू अ लिमिटेड स्पेस, वो वेव विच इज कन्फाइंड टू अ लिमिटेड स्पेस, जैसे कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है गिटार की वो इसी स्पेस तक लिमिटेड है। अगर मैं देखूं कि ये वाला रीजन जो नो एम्पलीट्यूड रीजन है मेरा, अगर मैं उससे ऊपर देखूं इस वाले पोर्शन में तो ये पॉजिटिव जा रहा है एम्पलीट्यूड, और ये नीचे वाले पोर्शन में देखूं तो ये नेगेटिव जा रहा है एम्पलीट्यूड, फिर ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है। इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव फेज भी बोल सकती हूँ। और जो मेरा बीच का रीजन है यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड शो नहीं हो रहा है, नो एम्पलीट्यूड, राइट। तो देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेव इज एब्सोल्युटली जीरो। अब मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी हमारी स्टैंडिंग वेव की तरह ही होती है। तो बेसिकली उसके पास भी एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे वो कोई एम्पलीट्यूड नहीं दिखाता है, एंड देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, एंड दैट प्लेस इज नोन एज नोड। तो अगर मैं बात करूँ 2s ऑर्बिटल की, जिसको मैं स्फेरिकल शेप से इंडिकेट करती हूँ, तो 2s ऑर्बिटल के विद इन एक स्फेयर होता है जिसको बेसिकली हम नोड बोलते हैं, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एब्सोल्युटली जीरो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो जीरो होगा। अगर हम बात करें p ऑर्बिटल की तो वो दो लोब्स कंटेन करता है, और हर एक लोब की जो शेप होती है वो डोरनॉब जैसी होती है। एक लोब अगर पॉजिटिव फेज में है तो दूसरा लोब नेगेटिव फेज में होगा। ये तीनों p ऑर्बिटल के साथ है कि अगर एक लोब पॉजिटिव फेज में है तो दूसरा नेगेटिव फेज में होगा। अब बात रहती है px, py, pz की, तो बेसिकली वो p ऑर्बिटल जो कि सिमेट्रिकल है टू द x एक्सिस वो हमारा px हो जाएगा, वो p ऑर्बिटल विच इज सिमेट्रिकल टू द y एक्सिस दैट बिकम्स आर py, एंड वो p ऑर्बिटल दैट सिमेट्रिकल टू आर z एक्सिस दैट बिकम्स आर pz। और क्योंकि जो p ऑर्बिटल है वो काफी ज्यादा दूर होता है न्यूक्लियस से इन कंपैरिजन टू द s ऑर्बिटल, इसलिए जो एनर्जी होती है p ऑर्बिटल की वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द s ऑर्बिटल।
और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है पी ऑर्बिटल का नोडल प्लेन, बेसिकली वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 है। इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। हमने जब ल्यूइस स्ट्रक्चर्स और ल्यूइस थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने ये चीज देखी थी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसिडर किया जाता है, उनके वेव नेचर की बात नहीं की जाती। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंसिडर किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट रहता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट रहता है, और उस पर्टिकुलर स्पेस या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन जिस वॉल्यूम में प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस और द वॉल्यूम ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is quite high। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से जो ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उसी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास भी वैसा ही शेप, साइज और एनर्जी होता है जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के पास रहता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास अपना अपना 1s ऑर्बिटल है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपना अपना 1s ऑर्बिटल को लेकर। पास आते जा रहे हैं और फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर वो बहुत पास आ जाएंगे और उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम ओवरलैप कर जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स का। हमने एक हाइड्रोजन एटम को नाम दे दिया HA और दूसरे को नाम दे दिया HB। HA के पास अपना 1s ऑर्बिटल है और HB के पास अपना 1s। दोनों के 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। अभी दोनों हाइड्रोजन एटम्स पास आना शुरू करते हैं। ये पास आते रहते हैं, ये तब तक पास आते रहते हैं जब तक इन दोनों के ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम ओवरलैप नहीं हो जाता। और जब इन दोनों के ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम ओवरलैप हो जाता है तब वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के लिए वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वही फॉर्मेशन हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड की, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगी। अब सिग्मा बॉन्ड बेसिकली है क्या? अगर सिग्मा बॉन्ड को देखें तो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वो इमेजिनरी लाइन्स है जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करती हुई जा रही है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये 1s का ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का, इसको हम HA बोल रहे हैं अगर, और इसको हम HB बोल रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन एटम के ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए और बेसिकली ये जो दो न्यूक्लियाई हैं और इनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन जा रही है उसी लाइन को हम बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। और इसी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे किसकी फॉर्मेशन हो गई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और इस बॉन्ड के अराउंड हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्रेजेंट है। अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसके लिए रिप्रेजेंट करूं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आप इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको मैं R से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। अब इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से कुछ आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली तब की बात है जब HA और HB काफ़ी दूर दूर थे, इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। फिर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस घट रहा है और यहाँ पे इतना ज़्यादा घट गया है कि पोटेंशियल एनर्जी सडनली बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। जहाँ मिनिमम पे पहुँच जाती है पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे अपने बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बेसिकली इसी पोटेंशियल एनर्जी पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है HA और HB के बीच में, और ये बॉन्ड लेंथ हमारी होती है 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद अगर हम देखें, जैसे ही हम इससे भी ज़्यादा पास लाने की कोशिश करते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम्स को, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे R की वैल्यू और डिक्रीज होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब अब अट्रैक्टिव फोर्स लगना बंद हो चुके हैं दोनों एटम्स के बीच में, रिपल्सिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली क्या, जहाँ पर ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल रही है, वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है,
वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है और यहीं पे हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्जन फोर्स की बात हम कर रहे हैं इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो किस किस के बीच में होती है? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बी, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ए, ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है वहाँ पे ये फोर्स मैक्सिमम होता है, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी वजह से एटम्स दोनों साथ में होते हैं। लेकिन अगर ओवरलैपिंग और भी ज़्यादा होती है तो रिपल्सिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब रिपल्सिव फोर्स लगते किस किस के बीच में है? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बी, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश की, और इसीलिए हम और ज़्यादा डिस्टेंस कम नहीं कर सकते, वहीं पे बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है और उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जब ये HA और HB के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है जब हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं। तो बेसिकली जब हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज हो रही है, और जो हमें देनी पड़ती है एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए उस टाइम पे उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, जितनी ज़्यादा हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी को देना पड़ता है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड में स्ट्रेंथ होती है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी हम बॉन्ड तोड़ने के लिए दे रहे हैं उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड में स्ट्रेंथ है। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। दोनों हाइड्रोजन के केस में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे थे, इसलिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। पर ऐसा होता कैसे है कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? ऑर्बिटल्स कंजर्व्ड कैसे रहते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन की वेवलाइट प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं की वजह से होता है। अब कैसे होगा? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब फॉर्म होगा जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिव मैनर में ओवरलैप करेंगे, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब फॉर्म होगा जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव मैनर में ओवरलैप करेंगे। कंस्ट्रक्टिव मैनर की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और जो डिस्ट्रक्टिव मैनर की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो अब बेसिकली होगा क्या? अब होगा ये कि एक जगह जो इलेक्ट्रॉन की वेव होती है वो पॉजिटिव फेज में होती है। जो HA एटम है अपने पास उसका जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए ये पॉजिटिव फेज में है, ठीक है। और अगर हम दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं और उसका भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसकी वेव भी किस में फेज में है? पॉजिटिव फेज में है। तब जब दोनों इलेक्ट्रॉन की वेव्स पॉजिटिव फेज में है, और ये हमने जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए दोनों के न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव फेज में है तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव फेज में है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। ये दोनों न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। दोनों न्यूक्लियस के ही बीच में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली दोनों न्यूक्लियस आपस में रिपेल नहीं कर पाते क्योंकि उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो दोनों न्यूक्लियस उस ऊपरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। इस कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्मेशन हो जाती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमारा बन रहा है या सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बन रहा है, जहां पे बेसिकली दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो दोनों न्यूक्लियस रिपेल नहीं कर पा रहे, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। वो कैसे होगी? जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो HA वाला इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि उसकी जो वेव है इलेक्ट्रॉनिक वेव वो पॉजिटिव फेज में है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा जो दूसरा
HB वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेव है वो नेगेटिव फेज में है, ठीक है। क्या मान लिया हमने, उसकी जो वेव है वो नेगेटिव फेज में है। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। वेव्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करने में लगी रहती हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट नहीं रहती, यहाँ पे नोड प्रेजेंट रहता है। नोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो कुछ नहीं प्रेजेंट रहता, नोड प्रेजेंट रहता है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्जन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। किसकी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हो गया सिग्मा स्टार। तो ये कैंसिलेशन ऑफ वेव्स की वजह से ही हो रहा है। जैसे दो लाइट वेव्स जब एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं तो डार्कनेस हो जाता है, या फिर दो साउंड वेव्स जब एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं तो एब्सोल्यूट साइलेंस हो जाती है। ऐसे ही जब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब मान लीजिए कि ये हमारा एनर्जी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये हमारा 1s ऑर्बिटल, ये भी हमारा 1s ऑर्बिटल, ये HA का है और ये HB का है। और यहाँ y एक्सिस पे हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी दिखाई दे रही है उतनी ही है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी है। अब ये दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है। ये दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, तो हमारे पास एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बॉन्ड है बेसिकली, और सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिग्मा की एनर्जी कम क्यों है ये मैं समझा चुकी हूँ, और सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा क्यों है वो भी मैं समझा चुकी हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो उस केस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल से भी। और एंटी बॉन्डिंग के केस में नोड प्रेजेंट रहता है, नोडल प्लेन प्रेजेंट रहता है, इस वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल से भी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके नोडल प्लेन्स के साथ ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारा बन रहा है, मेरे न्यूक्लियस हो गए, और नोडल प्लेन प्रेजेंट है। ये हमारा डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन को या सिग्मा स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन यानी कि सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पहले वहाँ जाते हैं, उन ऑर्बिटल्स में जाते हैं जिनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी वैसी ही होती है जैसे ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, दे मेक द बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं, किस में जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब दे ब्रेक द बॉन्ड। अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हम वैसे ही असाइन करते हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में करते हैं, एफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बोलता है लोअर एनर्जी में पहले जाते हैं, तो एफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले फिल होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं आ सकते, और हुन्स रूल के हिसाब से अगर डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग चालू होगी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख के हम कैसे बता सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, इसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, मेरे पास जितनी जगह है मैं उसके हिसाब से लिख रही हूँ। तो कैसे निकालते हैं, बेसिकली कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं एटम्स के बीच में, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 को इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इससे हमें पता लग जाता है कि कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ H2 के केस में, तो H2 के केस में मुझे पता है सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और सिग्मा स्टार में 0 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, ठीक है, तो ये हो जाता है हाफ इंटू 2,
तो ये अपना आ जाएगा 1। तो बेसिकली एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। अब आपको मुझे निकाल के दिखाना है कि H2 पॉजिटिव में कितना बॉन्ड होगा, He2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अभी तक हमने बात की थी सिग्मा बॉन्ड की कि कैसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग की वजह से हमारे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड की, ठीक है। पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए तो ये किसकी वजह से बनती है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। जो पाई बॉन्ड हमारा होता है वो किस लिए बनता है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से हमारा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। साइड वाइज पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब जैसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में भी दोनों फेज पॉजिटिव हो सकते हैं, एक फेज पॉजिटिव एक फेज नेगेटिव हो सकता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है, सिग्मा और सिग्मा स्टार। इसी तरीके से जब पी ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करेंगे तो वहां पे भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब पाई और पाई स्टार बन सकते हैं। कैसे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव फेज इंटरैक्ट कर रहे हैं और दोनों के नेगेटिव फेज इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये इन फेज ओवरलैपिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन फेज ओवरलैपिंग या फिर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, या क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और इसकी वजह से हमारा बन जाता है पाई, मतलब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हमारे पास केस ऐसा हो जाता कि एक पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव फेज दूसरे पी ऑर्बिटल के नेगेटिव फेज से इंटरैक्ट करने लग जाता, तो उस केस में ना ओवरलैपिंग ढंग से नहीं हो पाती और यहाँ हो जाती है हमारी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से हमारा बन जाता एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते पाई स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करते, पाई स्टार से। अब इनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की एक बार बात कर लेते हैं कि ये पी ऑर्बिटल हमारा रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रहा पी ऑर्बिटल, और ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करेगा जैसे पहले कर रहा था, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ओवरलैप किया, ओवरलैप करके दो बने ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जो कम एनर्जी के साथ बन रहा है वो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर बन रहा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसको हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक पी ऑर्बिटल में, वो दोनों के दोनों किस में जाएंगे, पाई में जाएंगे, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। अगर मैं पाई को शो करना चाहूँ तो पाई कैसा दिखेगा, मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसा दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, और ये बीच में से हमारा निकल रहा है यहाँ से नोडल प्लेन। अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूँ तो ये बीचों बीच में से हमारा नोडल प्लेन निकल रहा है दोनों के न्यूक्लियस को कट करते हुए, ठीक है। और ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है और बीच में निकल रहा है नोडल प्लेन, तो ये हमारा पाई हो गया। अगर मैं पाई स्टार को दिखाऊँ कि पाई स्टार कैसे बनता है, तो ये कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें दो नोडल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक अपना ये हो गया और एक अपना ये हो गया, ठीक है। और ये अपने ऑर्बिटल्स हैं, तो ये दो नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने को इतनी नहीं मिलेगी, और ये हमारा होता है पाई स्टार। अब हम लेते हैं एक पी ऑर्बिटल कार्बन का और एक पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पी ऑर्बिटल जो कार्बन का होगा वो थोड़े हायर एनर्जी पे प्रेजेंट होगा, और पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का जो होगा वो लोअर एनर्जी पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगी, उसमें ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, या वो ऑक्सीजन के अराउंड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। ये तब हमें समझ में आएगा जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, और हम देखेंगे कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑक्सीजन के अराउंड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल्स जब दोनों इंटरैक्ट करेंगे, जैसे इनका इंटरैक्शन होगा तो एक अपना यहाँ पर बन जाएगा ऑर्बिटल, ठीक है, एक अपना यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला जो हमारा एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, मतलब हमारा जो पाई स्टार बन रहा है वो कार्बन के ज़्यादा करीब बन रहा है, और अगर हम देखेंगे ध्यान से ये जो पाई बन रहा है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब बन रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पाई में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बन रहा है उसमें ऑक्सीजन का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है उसमें कार्बन का कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर मैं इनको डिनोट करना चाहूँ तो हमारा जो पाई स्टार है वो ऐसा कुछ दिखेगा, जिसमें कार्बन का कैरेक्टर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, ऑक्सीजन का कैरेक्टर कम होगा, राइट। लेकिन अगर मैं पाई की बात करूं तो इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे
कार्बन का कैरेक्टर कम होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पे अपना नोडल प्लेन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पाई की फॉर्मेशन हो जाएगी या बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं वेस्पर थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी हमारी हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने में। कैसे प्रिडिक्ट करने में? मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्डिंग पेयर प्रेजेंट हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एटम्स के अराउंड, और किस तरीके से हम उनके रिपल्जन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसी क्या ज्योमेट्री, ऐसी क्या शेप रखें मॉलिक्यूल की कि उनके बीच के जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से ओरिएंटेड हो कि उनके बीच का रिपल्जन मिनिमम हो जाए। उसके बेसिस पर ये ज्योमेट्री डिसाइड करती है मॉलिक्यूल्स की। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी बहुत काम आती है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताने के लिए। Thank you for watching, and that's all for today.